सी टैरो की जब हम बात करते हैं तब हम एनर्जीज की बात करते हैं, और जब हम फीलिंग की बात करेंगे तो भी हम एनर्जी की बात करेंगे, और वो रिलेशनशिप ही एनर्जी बेस्ड होता है, फीलिंग बेस्ड होता है। तो टैरो क्या करता है कि हम एक रिलेशनशिप में हैं अगर, तो कभी कभी दिक्कतें आती हैं, कोई हमें सॉल्यूशन समझ में नहीं आता कि हमारा बिहेवियर कैसा होता है या हमारे इमोशंस को हम कैसे बता सकते हैं सामने वाले को, तो वहाँ पे टैरो बहुत काम करता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में वर्णिका जी हैं, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड रीडर हैं। आइए मिलते हैं वर्णिका जी से। हेलो वर्णिका जी। हेलो मैम, मेरा नाम वर्णिका है। माय कंपनी नेम इज विस्परिंग स्टार। आई एम अ टैरो कार्ड रीडर एंड एन एस्ट्रोलॉजर। मेरी क्वालिफिकेशंस, आई डिड माय मास्टर्स इन एस्ट्रोलॉजी फ्रॉम आईकार्ड। फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मेरे को और पढ़ना है, सो आई डिड माय डिप्लोमा इन टैरो कार्ड रीडिंग, वास्तु, जेमोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, फेस रीडिंग, पाम हिस्ट्री। मैंने सब पढ़ा इस सब्जेक्ट के बारे में जो मैं पढ़ सकती थी। फिर उसके बाद मुझे लगा कि एस्ट्रोलॉजी ही मेरी कॉलिंग है, एंड आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इन 2019. So let's start, and I'm very grateful for TVT for this opportunity, and I'm very happy कि मेरे को ये प्लेटफॉर्म मिला था कि मैं अपनी नॉलेज लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। वर्णिका जी, टैरो हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है, स्पेशली जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स हैं उनके लिए कितना हेल्पफुल होगा? सी टैरो की जब हम बात करते हैं तब हम एनर्जीज की बात करते हैं, और जब हम फीलिंग की बात करेंगे तो भी हम एनर्जी की बात करेंगे, और वो रिलेशनशिप ही एनर्जी बेस्ड होता है, फीलिंग बेस्ड होता है। तो टैरो क्या करता है कि हम एक रिलेशनशिप में हैं अगर, तो कभी कभी दिक्कतें आती हैं, कोई हमें सॉल्यूशन समझ में नहीं आता कि हमारा बिहेवियर कैसा होता है या हमारे इमोशंस को हम कैसे बता सकते हैं सामने वाले को, तो वहाँ पे टैरो बहुत काम करता है। क्योंकि कभी हमें दिक्कत तो पता नहीं, हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो पहले हमें दिक्कत को एक्सेप्ट करना होता है कि क्या दिक्कत है और क्या हम कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो सॉल्यूशन होगा वो हमें टैरो देगा कि हम अपने इमोशंस को कैसे कम्युनिकेट करें, क्या अपना बिहेवियर रखें, ताकि वो हम रिलेशनशिप को मेंड कर पाए। कई बार देखा गया है, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास में भी ये आते हैं कि जो सामने वाले ने किसी बात को बिना जाने ब्लॉक कर दिया, तो क्या उसका रीजन टैरो में पता लग सकता है? जी, उसका रीजन बिल्कुल पता चल सकता है, क्योंकि आधी चीजें तो आपको पता होती है दिमाग में कि ये भी रीजन हो सकता है, ये भी रीजन हो सकता है, बट आप पिन पॉइंट नहीं कर पाते या आप उसका रूट कॉज नहीं पहचान पाते। तो वो टैरो आपको बिल्कुल बता सकता है कि जो आप सोच रहे हो वो कहाँ तक सही है और वो कहाँ तक गलत है, और अगर वो गलत है तो क्या सही है, जो कि जिस वजह से सामने वाले ने ऐसा बिहेवियर किया, और अब आपको क्या करना चाहिए ताकि वो आपसे फिर से बात करे। और अगर सामने वाले के बारे में हमें ये फीलिंग जाननी हो कि वो हमारे लिए ट्रू है कि नहीं है, जी, तो क्या टैरो से पता लग जाएगा? हाँ जी, टैरो से ये चीज बिल्कुल पता चल सकती है कि सामने वाला आपके बारे में क्या फील कर रहा है, वो कैसा रिएक्ट कर सकता है, और वो आगे के लिए इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहा है। तो ये तो अब हमें पता लग गया कि प्रॉब्लम हमें डायग्नोज हो सकती है टैरो के थ्रू। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? रेमेडीज भी हैं? जी, सॉल्यूशन जब हम टैरो की बात करते हैं तब हम एलिमेंटल बेस्ड सॉल्यूशंस करते हैं, क्योंकि टैरो में जो 4 एलिमेंट्स होते हैं, फायर, वाटर, एयर, अर्थ, उनका बहुत ही क्लियर रिप्रेजेंटेशन। तो जहाँ पे भी हमें डिसबैलेंस लगता है कि ये एलिमेंट ऐसा है जो डिसबैलेंस एक रिलेशनशिप में क्रिएट कर रहा है, तो हम उस एलिमेंट बेस्ड रेमेडीज करते हैं। जहाँ पे जैसे सपोजिटली हमें लगा वाटर एलिमेंट, जल एलिमेंट का जो है वहाँ पे डिसबैलेंस है, तो हम उसको वाटर रिलेटेड रेमेडीज बताएंगे ताकि वो इमोशन ज्यादा अच्छे से बता पाएगा। जी, तो फिर अब वाटर एलिमेंट क्या करेगा, कम्युनिकेशन रोक देगा। अगर डिसबैलेंस है तो वो अपनी इमोशंस आप बता ही नहीं पाओगे, तो फिर वो मेंड कैसे होगा रिलेशनशिप। तो जब हम वाटर बेस्ड एलिमेंट की रेमेडी करेंगे तब जब वो फ्लो अच्छा होगा उस इमोशंस का, तब आप ज्यादा अच्छे से बता पाओगे, वो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, और मे बी देयर इज अ चांस कि आप उस रिलेशनशिप को और बेटर कर पाओ। रेमेडीज कैसी होती हैं, कि सिंपल होती हैं या बड़ी टफ होती हैं कि हमारे व्यूअर्स डर जाएं कि इतनी टफ रेमेडी कैसे होगी? जी, हम जो भी रेमेडीज बताते हैं वो बहुत ही डुएबल होती है, ताकि कोई भी इंसान उसको एक माइनर लाइफस्टाइल चेंजेस में अपना के वो रेमेडी कर पाए। जैसे मैंने आपको बताया कि वाटर बेस्ड रेमेडीज जब होती हैं तब उसमें एक बेसिक रेमेडीज ये भी होती है कि आपकी बॉडी में अंदर ही डिहाइड्रेशन है, जिसकी वजह से वो आपके इमोशंस, आपकी जो फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस ही नहीं हो पा रही, वाटर ही नहीं है बॉडी में। तो सिर्फ एक हाइड्रेशन भी एक सिंपल सोर्स हो सकता है उसको बैलेंस आउट करने का। ये तो बहुत सिंपल है। एग्जैक्टली, बट हमें समझ में ही नहीं आता, हम एलिमेंट्स को इतना ज्यादा उसमें ले जाते हैं दैट ये तो बहुत बड़ी साइंस है या ये बहुत फिलॉसफी है जो हम नहीं समझ सकते। एलिमेंट्स आपका एवरीडे यूज में चीजें होती हैं,
It's just that we have to understand the concept and their relativity in our life, ताकि हम उस चीज को अप्लाई कर पाएं और अपने बेनिफिट के लिए अप्लाई कर पाएं। ये तो टैरो की बात हुई। अगर हम एस्ट्रोलॉजी के ऊपर मूव करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी से हम एक फैमिली में हार्मनी कैसे क्रिएट करें कि अब बहुत सारे मेंबर्स हैं और कोई ना कोई इशू सबके एक दूसरे से चल रहे हैं, तो उस केस में एस्ट्रोलॉजी हमें कितनी हेल्प कर सकता है? अब आप और मैं अगर फैमिली हैं, आपके नवग्रह हैं, मेरे नवग्रह हैं, वो नवग्रह मेरे लिए अलग वर्क कर रहे हैं, आपके लिए वो नवग्रह अलग वर्क कर रहे हैं। अब एक प्लैनेट है जैसे शनि है, शनि एक रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लेके आता है, वो लंबी रिलेशनशिप चलती है अगर शनि का साथ होता है वहाँ पे। तो अब आपके लिए शनि थोड़ा अलग है, मेरा शनि थोड़ा अलग है, तो हो सकता है कि इसके बीच में बैलेंस नहीं बने, तो वो स्टेबिलिटी नहीं आए इस रिलेशनशिप में। तो एस्ट्रोलॉजी हमें वो हेल्प करेगी कि हम उस शनि को बैलेंस आउट कैसे करें, ताकि आप और मैं साथ में एक सिंक बना सके अपने प्लैनेट्स का। और अगर हम एक घर में रह रहे हैं तो वो सिंक बहुत जरूरी है प्लैनेट्स का आपस में, बीच में वो सेम नहीं होंगे, वो कभी भी सेम तरीके से काम नहीं करेंगे, बट वो दो चीजें अगर साथ में चलेंगी रादर देन गोइंग देयर, तो ऐसे चल के वो चीज ज्यादा बेटर वर्कआउट करेगी। तो अगर हमने जैसे 4 लोग हैं परिवार में, चारों की कुंडली पढ़ी, चारों में देखा कि कौन सा ग्रह है जो एक दूसरे में ज्यादा सिंकअप हो रहा है, कौन से ग्रह हैं जो विपत्ति क्रिएट कर रहे हैं या आगे चांसेस हैं कि डिस्कशन या कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करे, तो वहां पे उसको मिनिमाइज करना है और जो प्लैनेट बेटर इम्पैक्ट कर रहे हैं उनको इंक्रीज करना है, ताकि वो एक हार्मनी, एक रिलेशनशिप घर में जितने भी लोग रह रहे हैं उनके बीच में बनी रहे। तो यहाँ पे अभी बात हुई कि हमने चारों फैमिली मेंबर्स के प्लैनेट्स को स्टडी किया, बट उसमें क्या वास्तु भी रोल प्ले करता है या सिर्फ हम प्लैनेट्स को ही स्टडी करेंगे और हम फैमिली के अंदर एक हार्मोनियस एनवायरनमेंट बन जाएगा? तो ये कैसे होगा? एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु दोनों चीजें साइमल्टेनियसली साथ में काम करती हैं। ऐसा जरूरी है कि अगर वास्तु ठीक हो तो ही एस्ट्रोलॉजी का भी प्रभाव बेटर होगा, वरना अगर हम एस्ट्रोलॉजी की कोई भी रेमेडीज कर दे बट वो घर का वास्तु ही सही नहीं है, तो वहां पे हम कितने भी कोशिश करेंगे बट वहां पे शांति रह ही नहीं सकती। वास्तु क्या है? वास्तु एक जगह की एस्ट्रोलॉजी ही है, बस वो स्पेस की एस्ट्रोलॉजी है और एस्ट्रोलॉजी लोगों की ज्योतिषी है जो लोगों के बारे में बताती है। तो वो दोनों कंबाइन होना चाहिए, तभी हार्मनी बनेगा। अगर एक में भी डिसबैलेंस क्रिएट हो रहा है तो वो दूसरे को भी हैम्पर करेगा ही करेगा और वहां पे सिंक्रोनाइजेशन ही बैठ पाएगी लोगों के बीच में। तो वास्तु भी उस जगह का, उस स्पेस का, स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू चिल्ड्रंस रूम और बेडरूम वेयर द कपल लिव्स और द टेम्पल ऑफ द हाउस, ये कुछ कुछ चीजें जो वास्तु की होती है वो हमें ज्यादा ध्यान रखनी होती है, ताकि विद इन द हाउस हम उस हार्मनी या उस शांति को बना सकें उन परिवार वालों के। आपसे हम कुछ टिप्स जरूर लेना चाहेंगे कि अब ऐसे अगर वास्तु को हम क्या से देखें और कैसे ठीक करें, और अगर प्लैनेट्स देखने हैं तो भी हम फैमिली में एक अच्छा माहौल कैसे बना सकते हैं? जी, वास्तु की सबसे इजी रेमेडी आती है सेंधा नमक से, सी सॉल्ट जिसको हम कहते हैं। तो सेंधा नमक, नमक में एक पावर होती है, नमक नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। तो जो आपका ब्रह्म स्थान होता है, ब्रह्म स्थान दैट इज द मिडिल ऑफ द हाउस, तो वहां पे आप रात को सॉल्ट स्प्रिंकल कर दो, आप बहुत सारी सॉल्ट बिखेर दो, आप उसको रात भर रहने दो और उस सॉल्ट को झाड़ू के साथ आप अपने घर के बाहर ले जाओ। आपको बहुत ही शांति और रिलीफ फील होगा अपने घर पे, बहुत ही लाइट फील होगा, क्योंकि सारी नेगेटिव एनर्जी उस सॉल्ट के साथ आपके घर के बाहर चली जाएगी। एक और चीज होती है कि अपने घर को ज्यादा से ज्यादा क्लटर फ्री रखना है। हमारी क्या आदत होती है, अच्छा ये सामान अच्छा लग रहा है, अच्छा ये सामान अच्छा अभी नहीं काम आ रहा, बाद में काम आएगा, तो हम उसको एक जगह भर देते हैं। तो फिर जब वो भर देते हैं ना, तो एनर्जी एक्यूमुलेट हो जाती है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। अगर वो एक जगह स्टैग्नेंट है तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट ही करेगी। तो जैसे जो दिवाली की सफाई हम करते हैं, अगर वो हम एक एक महीने में ही करते रहे और जितना क्लटर है हमारे घर में हम उसको साफ करते रहे, तो भी नेगेटिव एनर्जी घर में एक्यूमुलेट नहीं होगी। तो हम उसमें ज्यादा फिर पीसफुल एटमॉस्फेयर रख सकते हैं अपने घर में। अगर हम हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप की बात करें तो वास्तु उसमें कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि उनके बेडरूम का वास्तु कैसा होना चाहिए? जी, जब हम हस्बैंड एंड वाइफ की बात करते हैं तो वो अपना मैक्सिमम टाइम घर में बेडरूम में स्पेंड करते हैं साथ में एज अ कपल। तो बेडरूम वास्तु वहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि आपका बेड किस डायरेक्शन में है और आपका रूम किस डायरेक्शन में है। तो रूम साउथ वेस्ट कॉर्नर में ही होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू अ कपल्स रूम, जहाँ पे अभी उनकी न्यूली शादी हुई है या दे वांट टू एक्सपेक्ट अ चाइल्ड, वो आगे बच्चा करना चाहते हैं, तो साउथ वेस्ट कॉर्नर इज द बेस्ट कॉर्नर जहाँ पे उनका बेडरूम होना चाहिए। अब बेडरूम में कोई भी वॉयलेंट किस्म का जानवर की फोटो नहीं होनी चाहिए,
या किसी की लड़ते हुए फोटो नहीं होनी चाहिए। आप राधा कृष्ण जी की फोटो रख सकते हैं, वो बहुत ही ऑस्पिशियसनेस और पॉजिटिव एनर्जीज लेके आती है वहाँ पे। जो दीवारों का रंग है वो काला नहीं होना चाहिए या डार्क ब्लू, ऐसे डार्क कलर्स नहीं होने चाहिए। यू कैन ऑप्ट फॉर वाइट कलर, एक्सेल कलर और पिंक कलर, तो जो लव और रोमांस को इनवाइट करता है, एटमॉस्फेयर में लेके आता है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें अगर हम अवॉइड करेंगे और कुछ कुछ चीज़ें हम प्रेफर करेंगे तो हम उस चीज़ को और बेटर कर सकते हैं, रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हैं और दोनों लोगों की आपस में अंडरस्टैंडिंग को बेटर कर सकते हैं। एक बड़ा सारा पॉइंट आता है कि बेडरूम में बेड के सामने टीवी तो आजकल सबके यहाँ, स्क्रीन तो सबके यहाँ रहता ही है, तो वो सामने होता है जी, तो वो होना चाहिए या कवर होना चाहिए? जी, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, लोगों को पता नहीं होता बट वो कवर होना चाहिए। सोते हुए आपकी रिफ्लेक्शन नहीं आनी चाहिए किसी भी स्क्रीन पे, या वो स्क्रीन है चाहे वो मिरर है। तो इसमें बेस्ट तरीका ये है कि आप टीवी को हटा नहीं सकते, आप उसको कवर कर दो। आप टीवी का कवर ले आओ, आप जब भी आप सो रहे हो बस आप उसको कवर करके सो जाओ ताकि आपकी रिफ्लेक्शन डायरेक्टली टीवी पे ना रहे। तो उससे बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स हो गया। आपका टीवी भी रात को देखना, आप टीवी देखो बट सोने से पहले उसको ढक दो। और कोई ऐसी टिप्स जिससे हम व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकें और रिलेशनशिप के जिनके भी इश्यूज चल रहे हैं वो उसको कवर अप कर सकें? इसमें मेरे को ऐसा लगता है कि एक तो सॉल्ट हमने बात की, और सेकंड थिंग जो होती है क्रिस्टल्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं एनर्जी को, और जहाँ पे भी होते हैं उसके आसपास के स्पेस को वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। तो मेरे को लगता है कि रोज क्वार्ट्ज एक क्रिस्टल होता है, व्हेन इट कम्स टू कपल वो बहुत ही ऑस्पिशियस स्टोन है, वो लव एनर्जी को स्प्रेड करता है अराउंड। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत अनबन है या वो एनर्जी आपको बहुत नेगेटिव फील हो रही है तो आप वहाँ पे रोज क्वार्ट्ज रख सकते हैं, वो काफ़ी पॉजिटिविटी फैलाता है स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू लव रिलेशनशिप। तो राधा कृष्ण की जो आपने बताया कि हम फ्रेम या फोटो हम वहाँ पे लगा सकते हैं या पेंटिंग, तो कैसे हेल्प करती है? जी, राधा कृष्ण जी को हमारे हिंदू कल्चर में एक लव सिंबल माना गया है कि जो उनका बॉन्ड था, जो उनका रिलेशनशिप था वो बहुत ही प्योर था। तो वेन एवर कम्स टू रिलेशनशिप तो राधा कृष्ण जी को हमेशा एक सिंबल माना गया, एक आइडियल माना गया। तो अब उनकी फोटो अगर हम अपने बेडरूम में रखते हैं या सुबह उठते हैं आप सबसे पहले उनको देखते हो, तो वो एक लव में जो प्योरिटी है वो आपके अंदर आती है, वो मैलिसनेस सारी निकल जाती है, जो मिसकम्युनिकेशन की वजह से आपके मन में मन मुटाव आए होते हैं तो वो हल्के हो जाते हैं जब आप उनकी तरफ देखते हो, जब वो पीस आप प्योरिटी फील कर पाते हो। तब मे बी जैसे अगर मैं गुस्सा हूँ बहुत ज्यादा, मैं बात नहीं करना चाहती, बट अगर मैंने उनको देखा, मैंने कहा अच्छा हाँ ये भी तो आपस में बात करते थे, ये भी तो कितना ब्यूटीफुल रिलेशनशिप था इनका, अच्छा तो मैं माफ कर देती हूँ, मैं बात कर लेती हूँ, तो मे बी मैं बात कर लूंगी, मैं बात करने से शायद से ठीक हो जाएंगी। बस वो वहाँ पे जो गुस्सा आता है, आपका ईगो आता है, वो उनको देख के मेरे को ऐसा लगता है कि आप काम डाउन हो जाते हो, आपका खुद मन करेगा कि आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, और जब अगर वो सॉल्व करने की कोशिश का मन आ गया तो वो अपने आप सॉल्व हो जाता है। अभी आपने बोला कि स्क्रीन को कवर करके रखना चाहिए, स्क्रीन क्यों कवर करनी चाहिए, उसके पीछे का लॉजिक क्या है? जी, जब हम सोते हैं और जो रात का टाइम होता है वो कहा जाता है कि वो नेगेटिव एनर्जीज का पीक टाइम होता है। तो कोई भी जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी रिफ्लेक्शन अगर किसी सरफेस पे पड़ती है तो वो बहुत केसेस होते हैं, आपको नाइट में आ सकता है, आपकी स्लीप बहुत अनसाउंड हो सकती है, या कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव एनर्जी आपको रात को हार्म कर सकती है अगर आपकी रिफ्लेक्शन बहुत विजिबल है। टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ इवन ड्यूरिंग स्लीप आप अपनी रिफ्लेक्शन किसी भी सरफेस पे नहीं आने दोगे। तो चाहे वो वहाँ पे मिरर हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे आपकी फोन की स्क्रीन हो, आप फोन को उल्टा रखोगे बट आपकी रिफ्लेक्शन वो स्क्रीन पे नहीं आनी चाहिए, ताकि आप खुद को प्रोटेक्ट कर पाओ। कोई भी इविल स्पिरिट है, कोई भी आसपास नेगेटिव एनर्जी है जो आपको रात को हार्म कर सकती है, तो आप उससे खुद को बचा रहे हो जब आप एक स्क्रीन ढक देते हो। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बहुत इश्यूज हो रहे हैं, तो उनके पीछे क्या रीजन है? क्या वास्तु इम्पैक्ट डालता है या प्लैनेट्स इम्पैक्ट डालते हैं? वास्तु और प्लैनेट एक टेम्पटेशन जरूर क्रिएट करते हैं। अब जैसे राहु ग्रह है, राहु इज अ प्लैनेट ऑफ टेम्पटेशन, उसको सब कुछ चाहिए, चाहे वो एक रिलेशनशिप हो, 2 हो या 3 हो, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होगा वो 10 तक भी पहुंच सकता है, बिकॉज उसको सब चाहिए, बिकॉज राहु इज ओनली अ हेड, ही वांट्स द नीड। वो सिर्फ सोचता है कि मेरे को ये चाहिए, वो ये नहीं सोचेगा कि वो सोशली कितना एक्सेप्टेबल चीज है या नहीं है, वो बस सोचेगा कि मुझे चाहिए। तो राहु आपके लिए टेम्पटेशन क्रिएट कर रहा है। वास्तु दोष है, आप अपनी एनर्जी फील ही नहीं कर पा रहे हो, प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपको लगेगा शायद मैं कहीं बाहर जाके कर पाऊँ, क्योंकि आपका घर का वास्तु सही नहीं था तो आप वहां पे बोल ही नहीं पाए, तो आपको लगेगा मैं शायद बाहर जाके बोल पाऊंगा, तो उस वजह से आपकी एक टेम्पटेशन क्रिएट हुई।
वो सिर्फ एक टेम्पटेशन क्रिएट करेगा। आगे जाके अगर आपको वो चीज करनी है या नहीं करनी है, दैट इज इवेंचुअली योर फ्री विल। वो आपको फोर्स नहीं कर सकता दैट यू ऑट टू हैव अ मैरिटल अफेयर। बट हाँ, प्लैनेट्स और वास्तु का अगर डिसबैलेंस है तो वो आपको एक टेम्पटेशन जरूर लेके आता है कि कर तो सकते हैं। वो करना है या नहीं करना है, वो दैट इज स्टिल योर फ्री विल। आप प्लैनेट को नहीं दोष दे सकते कि इसने मुझसे ही कराया। वो आपको कह सकता है कि ये चीज करके देख ले, बट आप वो करो या नहीं करो, वो आपके ऊपर है। इसके लिए कोई टिप या रेमेडी हमारे व्यूअर्स के लिए कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन उनको लग रहा है कि वो लोग अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं तो कैसे रिजॉल्व कर सकें? जी, इसमें एक प्लैनेट शुक्र का हम बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे व्हेन इट कम्स टू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और इवन अ प्रॉब्लम व्हेन यू फेस इन अ रिलेशनशिप। शुक्र ग्रह रिलेशनशिप का ग्रह, शुक्र प्यार का ग्रह। तो जहाँ पे भी वहां पे शुक्र ग्रह का डिसबैलेंस है या वो डेबिलिटेटेड है या वो अपने फुल पावर में वर्कआउट नहीं कर पा रहा है, उन केसेस में ज्यादातर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंसेस देखी गई है। तो अब आप दोनों फोकस करके शुक्र पे फोकस करें और जितना आसपास अपने फीमेल चाइल्ड को आप हेल्प कर सकते हैं, उससे शुक्र देवता बहुत खुश होते हैं जब व्हेन इट कम्स टू गर्ल्स और फीमेल चाइल्ड। तो जब भी आपको लगे कि आपका शुक्र वीक है या आप वो लव फील नहीं कर पा रहे, गो एंड हेल्प अ गर्ल चाइल्ड एंड यू विल ऑलवेज फील दैट लव विद इन यू। उनको कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? जी, कुछ भी। आप दूध दे सकते हैं उनको, आप उनको एक मील स्पॉन्सर कर सकते हैं, आप उनको कपड़े दे सकते हैं, इवन सैनिटरी पैड्स नाउअडेज। तो जितना आप उनको शुक्र की तरफ से देख के उनको हेल्प करेंगे, उतना शुक्र आपको हेल्प करेगा और आपकी रिलेशनशिप में वो प्यार वापस लेके आएगा। वानिका जी, आपने कभी नेगेटिव एनर्जी को फील किया है? जी बिल्कुल किया है। मेरे को ऐसा लगता है कि जो लोग एस्ट्रोलॉजी या टैरो कार्ड रीडिंग में होते हैं, उनकी एनर्जी ज्यादा वल्नरेबल होती है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द पीपल। तो क्योंकि वो एनर्जी के साथ डील कर रहे हैं तो वो एनर्जी फील भी कर सकते हैं। मैं जयपुर गई थी, राजस्थान। वहाँ पे बहुत सारे महल हैं, तो हम एक महल में गए थे, हम ऐसे ही घूम रहे थे। तो वहाँ पे मैंने देखा कि बंद सा कमरा था, जो मेरे को ऐसा लगा कि शायद कोठरी टाइप होगा या यहाँ पे लोग रहते होंगे, यहाँ पे लोगों को रखा जाता होगा। बट वहाँ पे ना ज्यादा सनलाइट नहीं थी और वहाँ पे बहुत ही डार्कनेस था। तो मैं जैसे ही मैं वहाँ पे गई, मेरे को बहुत ही भारी सा फील होने लगा। मुझे लगा पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसे दरवाजे बंद से हो रहे हैं, चक्कर आने लगे। एंड दैट वाज द मोमेंट मेरे को लगा दैट मेरे को यहाँ पे नहीं रहना, मेरे को यहाँ से बाहर जाना है। तो फिर मेरे को बाद में पता चला कि वहाँ पे लोगों को पनिश किया जाता था या उनको पनिशमेंट दी जाती थी राजाओं के टाइम पे। तो आप सोचो कि वहाँ पे वो चीखें अभी तक है उन दीवारों में। जो दीवारें होती हैं, जो हमारे आसपास की चीजें होती है ना, जो इनेट ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि इसमें एनर्जी नहीं है। हर किसी चीज में एनर्जी है। उसने बहुत कुछ देखा है, उसने बहुत कुछ सहा है। वो एनर्जी अगर उसके पास थी तो उसके अंदर गई है, तो वो वहां पे है। एनर्जीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो एक प्लेस में भी हो सकती है, वो एक ऑब्जेक्ट में भी हो सकती है। अब एनर्जीज की बात हो रही है तो काला जादू और वाइट मैजिक हम बोलें या तांत्रिक क्रियाएं, ये क्या रोल प्ले करते हैं? मतलब कितना मिथ है और कितना एक्चुअल है? जी, तंत्र क्या होता है? तंत्र इज अ प्रोसेस जिससे हम पूजा या वो जादू करते हैं। तंत्र वो होता है। अब जादू क्या होता है? जादू दो तरीके का होता है, एक होता है सफेद जादू और एक होता है काला जादू। दोनों को करने का तरीका बिल्कुल सेम है। जिस तरीके से आप सफेद करोगे इसी तरफ से आप काला करोगे, बट क्या फर्क है? सफेद जादू जब आप करते हो तब आप किसी की मदद के लिए करते हो, आपका जो इंटेंशन होता है वो प्योर होता है। अब हमारे में कहते हैं ना कि पानी भी अगर आप किसी को दे दो सच्चे मन से तो वो दवाई हो जाती है, वो सफेद जादू। जब आप अपनी विद्या से, अपने कर्मों से सामने वाले का भला करना चाहते हो। उसी तरफ काला जादू वो है कि वो पानी आप उसको जहर समझ के दे रहे हो तो वो उसको जहर की तरह चुभेगा, वो पानी नहीं लगेगा। तो काले जादू में जब आप सेम विद्या को किसी को हार्म करने के लिए यूज कर रहे हो, किसी का बुरा करना चाहते हो, तो वो उसको काला जादू कहते हैं। जब आप काला जादू प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप सिर्फ सामने वाले के टुवर्ड्स वो एनर्जी नहीं दे रहे, आप खुद के टुवर्ड्स भी वो एनर्जी लेते हो। तो जो भी आप देखोगे कि जो लोग काला जादू प्रैक्टिस करते हैं वो अकेले क्यों रहते हैं? क्योंकि उनकी फैमिली को भी पता है कि वो नेगेटिव एनर्जी उन पे इम्पैक्ट करती है, उनके घर में भी वो चीज इम्पैक्ट करती है, तो वो अकेले ज्यादा रहते हैं, वो अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, बिकॉज उन पे भी, उनके हेल्थ पे भी काले जादू का इम्पैक्ट आता ही आता है।
मतलब जो काला जादू परफॉर्म करते हैं उनके ऊपर भी हेल्थ का बड़ा इश्यूज रहते हैं। वो बिल्कुल आए, क्योंकि आप अगर सामने वाले का बुरा कर रहे हो तो वो बुरा की इंटेंशन तो आप ऐसे नहीं छोड़ सकते ना, वो ऐसे जाएगी। अगर आपने एक बुरा कर्म किया है वो सिर्फ स्ट्रेट अवे सिर्फ उस पर्सन के ऊपर तो जाएगा, बट वो एक राउंड होके आपके पास भी वापस आएगा। ये कलयुग है, जो आप कर्म करोगे वो आपको इंस्टेंट वापस मिलेगा ही मिलेगा। आपने कभी एक्सपीरियंस किया है काला जादू? जी, मैं आपको 2 कहानियां बताती हूँ। तो एक में मेरे पास एक लड़की आई, उसने बोला कि मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरा 3 साल का रिलेशनशिप था एंड शी वॉज वेरी सैड अबाउट इट। शी वॉज वेरी डिटरमाइंड कि मेरे को वो लड़का वापस चाहिए, मेरे को यही लड़का वापस चाहिए नो मैटर व्हाट। सो हमने उसका चार्ट लिया, वी डिड अ टैरो कार्ड रीडिंग विद हर, वी रिसर्च एवरीथिंग, इट टुक अस 1 वीक कि हम क्या पॉसिबल तरीके हो सकते हैं जिससे मे बी वो अपना प्यार वापस पा सके अपनी जिंदगी में। बट हमें दिखा कि दैट इज नॉट मेंट टू हैपन, वो उसका था ही नहीं कभी, तो हम उसको जबरदस्ती उसकी जिंदगी में कभी वापस ही नहीं लेके आ पाए। जबकि दूसरी केस में एक लड़का आया, उसने बोला कि अब मेरा ब्रेकअप हो गया बट मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ, मुझे उससे शादी करनी है। हमने जब लड़की की भी कुंडली देखी तो वो भी कहीं ना कहीं अट्रैक्टेड थी टुवर्ड्स इस लड़के के, बट सोसाइटी की वजह से या आसपास वाले लोगों की वजह से वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। सो वहां पे एस्ट्रोलॉजी ने काफी वर्क किया, उसको सॉल्यूशन हमने गाइड किया कि आप ऐसे समझा सकते हो अपने घर वालों को, आप अपने जो टेंशन है दिमाग में, जो आप इतनी सब चीजें सोच रहे हो, आप उससे कैसे डील कर सकते हो, एंड नाउ दे आर वेरी हैप्पीली मैरिड। सो हर चीज हर किसी बंदे के लिए अलग अलग तरीके से काम करती है। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट वेरी जेनरिक, हर किसी की कुंडली अलग है, जैसे हर ताले की चाबी अलग है, हर कुंडली अलग है, हर कुंडली के जो पैटर्न्स हैं वो अलग है और उसकी रेमेडी भी अलग है। तो इसलिए जो जादू वाली बात है, काला जादू और सफेद जादू, एज एन एस्ट्रोलॉजर हम उसको रेगुलर बेसिस पे डील करते हैं। बट हाँ, क्योंकि हम उनको रेगुलर बेसिस पे डील करते हैं, हमें ये भी पता है कि हमें अपनी एनर्जी कैसे प्रोटेक्ट करनी है। क्योंकि हम सिर्फ आज तो लोगों की मदद नहीं करेंगे, हम साल बाद तक भी लोगों की मदद करेंगे, 10 साल बाद भी लोगों की मदद करेंगे। तो उसके लिए हमें खुद को तो प्रोटेक्ट करना होगा, खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट करना होगा। तो इसलिए हम क्रिस्टल्स रखते हैं अपने आसपास और बहुत सारी चीजें करते हैं, पूजा करते हैं, ताकि हम खुद को प्रोटेक्ट कर पाएं। एस्ट्रोलॉजी क्या है और कैसे वर्क करती है? बट मैंने कई बार देखा है कि एस्ट्रोलॉजी तो बहुत पुरानी है एंड उसके जो मेथड्स हैं वो भी बहुत ही ओल्ड हैं, जो आज के टाइम में हम लोगों को करना या उसके वे से हमें आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो उसका इजी वे क्या है? जी, एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है। अब एक बहुत सिंपल बात है, हम मानते हैं कि सन इज आवर लाइफ सोर्स, बिना सन के हम नहीं रह सकते। सेम इज विद मून, मून वाटर कंट्रोल करता है, टाइड सी वेव्स कंट्रोल करता है, और मून भी हमारे जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 2 ग्रह हमें दिख रहे हैं तो हम इनकी इंपॉर्टेंस अपनी जिंदगी में मान रहे हैं, पर जो थोड़े से और दूर है, मर्करी, मार्स, सैटर्न, जुपिटर, वीनस, वो हमें दिख नहीं रहे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो है नहीं, वो है, वो हम पे एनर्जी प्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी हमें इम्पैक्ट कर रहे हैं। बस हम सन और मून को क्यों माने? एस्ट्रोलॉजी हम पे पूरा इम्पैक्ट करता है, वो नवग्रह, क्योंकि राहु और केतु लोग कहते हैं कि वो तो ग्रह नहीं है, वो कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं? वो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं अर्थ के, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उनको नॉर्थ पोल और साउथ नोड भी कहा जाता है, दैट इज राहु केतु, वो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। वहां पे भी एक एनर्जी, बहुत ही अक्यूमुलेटेड एनर्जी है जो आप तक पहुंच रही है। तो एवरी 9 प्लैनेट्स, जो सारे नवग्रह, वो आपको इम्पैक्ट तो कर रहे हैं। बट अब एज अ मॉडर्न डे एरा आपने बोला कि लोग वो मानते ही नहीं, उनको लगता है कि वो लैंग्वेज इतनी ओल्ड लगती है, उनको ऐसा लगता है कि मेरी मॉडर्न डे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर पाए। तो जो वेदों में लिखा है, यस, वो पूरा सच लिखा है, बट अब हम उसको कंटेम्प्रेरी वे में कैसे मॉडिफाई करते हैं वो हमारे ऊपर है। अब फॉर एग्जाम्पल लोग कहते हैं कि राजयोग है। अब राजयोग के बारे में तो लिखा है कि आपको राजा से फेवर्स मिलेंगे, हाथी घोड़े मिलेंगे। आज के टाइम पे कौन राजा और कौन सा हाथी और घोड़ा? तो अब राजयोग अगर आपका एक्टिवेट हो रहा है तो क्या होगा? अब राजयोग में ये होगा कि वो राजा आपका बॉस हो गया, तो आपको शायद अपने बॉस से फेवर्स मिल सकते हैं। हाथी घोड़ा नया व्हीकल्स हो गया, तो हो सकता है बाय अ न्यू कार। वो राजा आपके घर के सबसे बड़े भी हो सकते हैं, दैट यू विल गेन फेवर फ्रॉम योर फादर और योर ग्रैंडफादर। तो बट वो आज के टाइम में मॉडिफाई हुआ ना, हमें बेसिक सेम लाइन है, बट उसको आज के टाइम में हम कैसे रिलेट कर पा रहे हैं, उसमें मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है टू मेक इट मोर कन्वीनियंट फॉर द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। अभी आपने राजयोग की बात करी, तो कुछ ऐसा रेमेडी जिसके थ्रू जिनके राजयोग नहीं है वो उसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं या कुछ हद तक वो एनर्जी अपने लाइफ में ला सकते हैं?
जी, जब राजयोग की बात आती है तो एक ग्रह की बात जरूर आती है, वो है सूर्य। सूर्य अगर आपके साथ है तो आप राजा, सूर्य आपके साथ नहीं है तो आप राजा के स्थान पे होके भी अपनी प्रजा को खुश नहीं रख सकते। तो एक बहुत सिंपल सी टेक्निक है, सूर्य को पानी देना। जो लोगों को लगता है कि यार क्या हो रहा है उससे, उससे कुछ नहीं हो रहा, उससे आप अपना सूर्य के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो 10 मिनट, जो शायद आप डेली रूटीन में नहीं करते हो। डेली रूटीन में हम सन ग्लासेस पहन के शेड के अंदर रह के हमें लगता है कि हमें सन से इंटरेक्शन नहीं करना, बट वो इंटरेक्शन बहुत जरूरी है आपके लिए, आपके राजयोग के लिए। तो पानी देने के बहाने आप सन के साथ इंटरेक्ट करो, 10 मिनट आप उसकी ब्लेसिंग्स ले रहे हो, वही आपके पूरे दिन में आपका राजयोग एक्टिवेट कर देगा। अब यहाँ पे सन को पानी देने की बात आई, बट आज का मॉडर्न जो जनरेशन है, बहुत लोग 11 बजे उठते हैं जी। तो कौन सा सही टाइम होता है सन को पानी देने का? जी, मैंने ये देखा है कि जब हम बोलें कि उगते हुए सूरज को पानी देना है तो जिसकी वजह से बहुत रिस्ट्रिक्शन आ जाती है और सब लोग वो नहीं कर पाते। तो मैं तो ये कहती हूँ जब जागो तब सवेरा। आप सुबह उठे, आपने खुद को शुद्ध किया, फिर आप उसके बाद आप सूरज के पास चले जाओ। सूरज देवता वही रहेंगे, सुबह 6 बजे भी वो थे और रात को जब तक वो ढल नहीं जाते तब तक सूरज देवता ही रहेंगे। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप उनके साथ 10 मिनट बिताओ। थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वॉचिंग आवर एपिसोड टुडे। आई एम हैप्पी दैट वी आर हेयर, दैट हम अपनी नॉलेज आप लोगों तक शेयर कर पाए। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, आपको लगा कि आप इन्फॉर्मेशन से रिलेट कर पा रहे हो और आपको और सॉल्यूशन चाहिए अपनी लाइफ में, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। माई नेम इज वर्णिका। माई कॉन्टैक्ट इन्फो इज 7827098100। हम इंस्टाग्राम पे भी बाय द नेम ऑफ विस्परिंग स्टार, आप हमें वहां पे भी DM कर सकते हैं एंड वील बी देयर टू गिव यू एवरी सॉल्यूशन दैट वी कैन। थैंक यू।